उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये एक रिटायर्ड जज ने कहा कैमरा पर अपनी मरी हुई बहू के बारे में। और मैं चाहती हूँ आप आगे बढ़ने से पहले एक बात समझें। उस औरत ने ये एक बार नहीं कहा, गम में, किसी टूटे हुए पल में। उसने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा, अलग अलग दिनों पर अलग अलग जर्नलिस्ट के सामने, पूरी तरह काम और कंपोज तरीके से, शांत तरीके से। ये कोई बिखरती हुई सांस नहीं थी, ये एक कैंपेन था। और ये एक ऐसी स्क्रिप्ट को फॉलो करता है जो इतना प्रिसाइज है कि साइकोलॉजिस्ट्स ने उसे एक नाम दिया है। इस वीडियो के अंत तक आप ये नाम उनके वकीलों से बेहतर जान जाएंगे। इसका नाम है डार्वो, डिनाई, अटैक, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। इसे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जेनिफर फ्रेड ने 1997 में नाम दिया, ठीक उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो एक दोषी इंसान उस पल करता है जब उसे अकाउंटेबल ठहराया जाए। और मैंने 15 साल की प्रैक्टिस में इसे इतना पूरा, इतना पब्लिक और इतनी बेशर्मी से परफॉर्म होते हुए कभी नहीं देखा जितना इस रिटायर्ड जज ने अपनी मीडिया अपीयरेंसेस में किया। तो थियरी की बात नहीं करते, टेप चलाते हैं, उनकी टेप। पहली चीज़ है डिनाई, पहली अपीयरेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन पर जो आरोप है वो है दहेज के लिए हैरासमेंट का। उनकी चाल, कोई दहेज था ही नहीं, हमने तो उन्हें 7 लाख रुपए दिए। उस एक लाइन की इंजीनियरिंग देखिए। वो सिर्फ हैरासमेंट को डिनाई नहीं करती, वो पूरा लेजर ही उल्टा कर देती है। जिस फैमिली पर लेने का आरोप है वो अचानक देने वाली फैमिली बन जाती है। एक लाइन में एलिजेड आरोपी दानवीर बन जाते हैं और मरी हुई औरत का परिवार लालची बन जाता है। ये डिनायल नहीं है, ये काउंटर अटैक है। डार्वो स्टेप 1, कैमरा शुरू होते ही एग्जीक्यूट कर दिया गया, अटैक। और फिर एक अपीयरेंस के बाद दूसरी, अटैक बढ़ता गया। और ध्यान दीजिए उन्होंने अटैक किस चीज़ पर चुना, एविडेंस पर नहीं, उन चैट्स पर नहीं जहां ट्विशा घर आने की गुहार लगा रही थी। उन्होंने मरी हुई औरत के दिमाग पर हमला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्किज़ोफ्रेनिक ड्रग्स, विथड्रॉल सिम्टम्स, कांपते हाथ, एक मेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ऐसा फ्रेज जो दुनिया की किसी क्लिनिकल टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, लाइव माइक के सामने इजाद किया गया। फिर बरखा दत्त के इंटरव्यू में डायग्नोसिस बढ़ गया। अब ये था एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, मेनिक डिप्रेशन और ड्रग प्रॉब्लम्स। तो एक पल रुककर सोचिए, बीमारियों की लिस्ट इंटरव्यूज के बीच में लंबी हो गई। असली साइकेट्रिक डायग्नोसिस एक न्यूज़ साइकिल में आपकी पीआर की ज़रूरत के हिसाब से बढ़ती नहीं है। ये डायग्नोसिस नहीं थे, ये ट्विशा पर चलाई जा रही गोलियां थी और वो हर मीडिया अपीयरेंस के बीच में रीलोड हो रही थी। और ये वो सबसे बड़ी खुलासा करने वाली चीज़ है जो उन्होंने कैमरा पर की। जब बरखा दत्त ने पूछा, आप एक पेशेंट की प्राइवेट मेडिकल हिस्ट्री टेलीविजन पर कैसे रिवील कर सकती हैं, वो ज़रा भी नहीं हिचकिचाई। उन्होंने कहा, आरोपों का जवाब देने के लिए ज़रूरी था। ज़रूरी? एक रिटायर्ड जज ने कैमरा में देखकर कहा कि एक मरी हुई औरत की मेडिकल प्रिवेसी को बर्बाद करना जिंदा लोगों को बचाने के लिए ज़रूरी था। ये अटैक फेज है, ज़ोर से खुलकर एक पॉलिसी की तरह बोला गया। रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर और अब मास्टर स्ट्रोक। और ये उन्होंने लगभग हर अपीयरेंस में किया। हमें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, हम उसे बचा नहीं पाए। उन्होंने पुलिस की जांच को, एक दहेज हत्या के आरोप की एफआईआर को विच हंटिंग बोला। एक एक्स जज, एक मदर इन लॉ सताए हुए बेगुनाह की भाषा इस्तेमाल कर रही है अपनी बहू की मौत की कानूनी जांच को डिस्क्राइब करने के लिए। और फिर बरखा दत्त के इंटरव्यू ने हमें सबसे शुद्ध रिवर्सल दिया। उसे अपने बेटे के बारे में पूछा गया, अलेजेड एक्यूज्ड हस्बैंड जो गायब हो गया है। तो रिटायर्ड जज बोली, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वकील बेहतर जानता है। इस कोरियोग्राफी के बारे में सोचिए। अलेजेड आरोपी आदमी गायब हो जाता है, माँ रुकती है, पूरी तरह विजिबल, पूरी तरह आर्टिकुलेट, एक के बाद एक इंटरव्यू देती हुई। उसे ढूंढने के लिए नहीं, उसे सामने लाने के लिए नहीं, बल्कि फैमिली का नाम साफ करने के लिए, जबकि उसका बेटा पहुंच से बाहर रहता है। इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा मीडिया पर मौजूद इंसान वही है जो आपको बता रही है कि उसके पास कोई जानकारी नहीं। और अबॉर्शन, उसी इंटरव्यू में उन्होंने कंफर्म किया कि ट्विशा बच्चा नहीं चाहती थी। उसने प्रेगनेंसी ख़त्म करने के लिए लीगल पिल्स ली और फैमिली ने मना किया। और उन्होंने उसे एक औरत का वो अधिकार इस्तेमाल करने के लिए जो उसे इंडिया में 1971 से है,
क्रूल्टी बोला। रिवर्सल देखिए, जिस औरत ने दूसरी औरत के शरीर पर कंट्रोल किया वो क्रूल्टी की विक्टिम बन जाती है, जिसका शरीर था वो क्रूअल बन जाती है। ये रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर का इतना क्लियर एग्जाम्पल है कि आप इसे क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं। मैं हूँ श्वेता मैनी, एक साइकोलॉजिस्ट और द टॉकिंग क्योर बाय श्वेता मैनी की फाउंडर। और मैं नाम देना चाहती हूँ कि ये मीडिया अपीयरेंसेस असल में थी क्या, क्योंकि ये इंटरव्यूज़ नहीं थे, ये एक डिफेंस स्ट्रैटेजी थी जो पब्लिक में परफॉर्म की गई, अदालत में एक भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन होने से पहले। एक रिटायर्ड जज जिसने अपना करियर ये जानते हुए बिताया कि एलिजेड आरोपी को ये हक नहीं होता कि वो विक्टिम की मेडिकल फाइल देश के सामने ब्रॉडकास्ट करे, उसने ठीक वही करना चुना, बार बार कैमरा पर। और सबसे रोंगटे खड़े करने वाली बात ये है कि ये लगभग काम भी कर जाता है, क्योंकि डार्वो कैमरास के लिए ही बना है। मरी हुई औरत का रोता हुआ परिवार इमोशनल दिखता है, थोड़ा ज़्यादा ही अनस्टेबल और पागल जैसा। स्टूडियो में बैठी कंपोज्ड रिटायर्ड जज क्रेडिबल दिखती है, डिग्निफाइड और विश्वसनीय। हमारा दिमाग ऐसे बना है कि हम शांत आवाज़ पर भरोसा करें और कांपती हुई पर शक। तो एक दुखी परिवार हिस्टेरिकल लगता है और एक मीडिया ट्रेंड एलिजेड आरोपी रीजन की आवाज़ लगती है। उन्हें ये पता था, एक जज को ठीक पता था कि एक कैमरे में क्रेडिबिलिटी कैसे परफॉर्म की जाती है और उन्होंने उसे परफॉर्म किया। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो ये अपीयरेंसेस मिटा नहीं सकी, ट्विशा के शब्द जो उसकी मौत के बाद भी जिंदा हैं। मेरा जीवन नर्क हो गया है, मेरा दम घुट रहा है, आ जाओ मुझे लेने। एक औरत जो अपनी मौत से 5 दिन पहले बचाए जाने की गुहार लगा रही थी, और ये बातें उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया कि किसी भी वर्जन में फिट नहीं बैठती। आप उसे पागल कहकर इन मैसेजेस से बच नहीं सकती, आप उसे विच हंटिंग कहकर बच नहीं सकती। कितनी भी स्टूडियो लाइटिंग उन शब्दों को नहीं बदल सकती जो उसने तब टाइप किए जब वो अभी जिंदा थी। तो जब आप ये इंटरव्यूज़ देखें, और लाखों ने देखे हैं, मैं चाहती हूँ आप उन्हें अब अलग तरीके से देखें। हर बार जब वो सास कहे हम उसे बचा नहीं पाए, पूछिए किससे बचाना था, अपने ही घर में। हर बार जब वो कहे विच हंटिंग, याद रखिए एक एक्स जज, एक मदर इन लॉ दहेज हत्या की जांच को विच हंट कह रही है। हर बार जब वो एक नई बीमारी गिनाए, काउंट कीजिए लिस्ट कैसे बढ़ती है। और हर बार जब वो कहे उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो समझिए कि आप एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल का तीसरा स्टेप देख रहे हैं। एक ऐसे इंसान द्वारा परफॉर्म किया गया जिसे ठीक पता है ये असल में किस अदालत के लिए है, पब्लिक ओपिनियन की अदालत, जो असली अदालत के बैठने से पहले ही लगा दी गई। एक मरी हुई औरत ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती, वो क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकती, वो गवाही के लिए खड़ी नहीं हो सकती। तो जिस फैमिली के हाथ में माइक है वही कहानी लिख रही है। जब तक हम ऑडियंस वो जूरी बनने से इनकार न कर दें जिसके लिए वो परफॉर्म कर रहे हैं, एक डार्वो परफॉर्मेंस के लिए जूरी मत बनिए। जब शांत क्रेडिबल आवाज़ किसी ऐसे इंसान का चरित्र हनन करने में लगी हो जो अब बोल नहीं सकता, वो शांति बेगुनाही नहीं है, कभी कभी वो एक बहुत ही रिहर्स्ड चाल होती है। और अगर आप कभी किसी कंपोज्ड और पावरफुल इंसान के सामने बैठी हैं जिसने आपको अनस्टेबल महसूस करवाया है, एक वाजिब सवाल पूछने के लिए, एक असली दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए, प्लीज़ रीच आउट करिए। थेरेपी वो जगह है जहां आप ये सीखती हैं कि सबसे ज़ोर से बोलने वाली और सबसे शांत और कॉन्फिडेंट आवाज़ ज़रूरी नहीं है कि सच बोल रही हो। शायद आपकी कांपती हुई आवाज़ हमेशा से सच कह रही थी।